हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से आ गए हैं हम एक नया सेशन लेकर। चल क्या रहा था, चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ का करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कौन बच्चे कर रहे हैं? जो बच्चे नीट के लिए या जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल, और जो बच्चे ट्वेल्थ के हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में आजकल न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट 100 क्वेश्चन कराते हैं हर चैप्टर से। चैप्टर 2 तो हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है ट्वेल्थ का और सेकंड चैप्टर हो चुका है। उसके बेस्ट 100 क्वेश्चन आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और बाकी के लिए हमें ज्वाइन करें, सेशन को ज्वाइन करें। चैप्टर जो होता चला जाए, बेस्ट 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका वो चैप्टर तैयार हो जाता है। 90% क्वेश्चन उसी में से आपको उसी टाइप के, उसी नेचर के, उसी तरीके के, उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे मेंस हो, और चाहे आपका बोर्ड हो। ठीक है, तो उसी टाइप के मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि वो करने के बाद आप ये मान लीजिए कि हमारा पोर्शन तैयार हो चुका है, चैप्टर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन लगाइए, अपने जो मॉड्यूल्स दे रखे हैं आपको कोचिंग से उसके करिए, ये 100 क्वेश्चन करिए, और तो बस आप और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चीज़ों की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में ये 10th क्वेश्चन मैं करा चुका था और दोबारा कराना पड़ रहा है। अब आपको दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने में ना, और ये इसमें यही मुसीबत है, ऑफलाइन पढ़ाने में जो पढ़ा रहे हैं सामने कुछ गलती अगर हो भी जाए, लेकिन वीडियो में उसे करेक्ट करो, दोबारा शूट करो, ये वो बहुत झंझट है। पर बात यह है कि झंझट होने के बावजूद ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग इसको घर पे बैठे हुए देख सकते हैं, बस इतना है, इतना फ़र्क है। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। 10th क्वेश्चन, ए पार्ट। क्या बोला है? ए वायर कैरीज ए करंट 5 माइक्रो एम्पियर। एक वायर के अंदर करंट है 5 माइक्रो एम्पियर का। ओके। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू इन वायर। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वायर को 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन इसको पास कर जाएंगे ये बताना है। तो एक बात बताओ, पहले आप एक काम करो, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से चार्ज निकाल लो, करंट इनटू में टाइम। ठीक है, चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q की जगह मैंने यहाँ लिख दिया एन इंटू ई, आई इंटू टी। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो I इंटू टी बाई एन, सॉरी ई। अब करंट कितना दे रखा है लिख लो, तो 5 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये दे रखा है 5 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर ली, इंटू टी 10 मिनट। 10 मिनट, तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 10 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में चेंज हो गया। अपॉन में ई 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ये सॉल्व कर लो, तो ये आ गया सॉल्व करके ऊपर 5 इंटू में 10 इंटू में 6, तो 600 हो गया ये, और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा, +19 -6, तो प्लस का 13 बच गया बच्चों। यही हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, मतलब क्या आएगा इसे सॉल्व करके। ये हो जाएगा आपका 1875। ये बच रहा है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1875 इंटू 10⁻13। आप इसको 1.875 इंटू 10⁻16 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये n की वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान है। ठीक, चलो
अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे चलते हैं। इसमें देखो 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इफ 9 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आर फ्री, देन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो भाई ये भी आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि किसी वायर में देखो क्या दिया है, करंट दिया है, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, या वायर का जो ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया दिया है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, चलो ये भी ठीक है, और एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब दे रखे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये दे रखे इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी वायर में करंट चलता है तो इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस एवरेज स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं उस एवरेज स्पीड को क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड, वी उसका वैल्यू जो होता था ई, कैपिटल ई बाई एम, और इनटू में टो होता था। एक तो फॉर्मूला ये था, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल ई नहीं पता, कैपिटल ई क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, टो क्या होता था, टो होता था रिलैक्सेशन टाइम, वो भी नहीं दिया, तो जब ये नहीं दिए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला कुछ और है, और फॉर्मूला एक और होता था, वो होता था करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, वो है I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला लगा। तो यहाँ से सबसे पहले VD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, I के बटे में NEA, I करंट कितना है जी, करंट कितना है जी 10 एम्पियर, अपॉन में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, वो है 9 इंटू 10 की पावर 28, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना होता है, वो होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, ए एरिया दिख रहा है इतना, दिख रहा है, एरिया एरिया कितना दे रखा है 10 की पावर -4। अब इसे सॉल्व कर लो जरा, ऊपर तो 10 अपॉन में 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 28 माइनस 19, तो ये बचा 9, 9 प्लस का उसमें से भी 4 गया, तो नीचे बचा 10 की पावर 9 में से 4 गया 5, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -5, ये आ जाएगी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इधर से हटाना या यहाँ कर लेते हैं, चलो ये आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू 10 ऊपर 10 की पावर -4, तो 1 अपॉन में 9 इंटू 1.6, 10 को एडजस्ट कर लो, इंटू में 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं, 1 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 0.694 0.0694 इंटू 10 की पावर माइनस, इसे आप 6.9 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड भी अप्रोक्स लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं डेसिमल को 2 प्लेस आगे खिसका दिया तो पावर माइनस की बढ़ गई। ठीक है, आसान सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीस ऑफ सिल्वर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, एक सिल्वर का पीस है जिसका एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ 1 मीटर, इस टाइप से है मान लीजिए,
ये सिल्वर का एक पीस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। ये एरिया तो दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक वेट m0 108। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, इसकी डेंसिटी दे रखी है रो 10.5 ग्राम पर cc, ठीक है। एश्योर दैट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। यहाँ पे जो हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करो आप, इसमें आपको नंबर ऑफ वो निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एटम काउंट करने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि आपने बताया खुद लास्ट लाइन में कि हर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो भाई साहब ये जो एटम है 1 इलेक्ट्रॉन, तो एटम काउंट कर लो। अगर 50 एटम होंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो एटम काउंट कर लो तो वही समझो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही आंसर है। अब एटम कैसे काउंट होंगे सर? अब उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एटम कैसे काउंट होंगे। आप इसके किसी तरीके से मोल्स निकाल लो कितने हैं इसमें। उससे क्या होगा, मोल से सर एक मोल में कितने एटम होते हैं हमें पता है, तो आप मोल्स निकाल लो। मोल्स को कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको इसका जो वेट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। इसका जो मास है उसको इसका जो वेट है, टोटल वेट जो दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वेट नहीं, ये मास ही समझो, ये टोटल मास कह लो इसको, वेट मत कहो, कंफ्यूज हो जाओगे, वरना वेट में जी लगा दोगे आप। बेसिकली मास, तो इसका जो टोटल मास है सिल्वर का, उसमें उसे डिवाइड कर दो मोलर मास से। टोटल मास क्या होता है? टोटल मास क्या होता है बच्चों? तो टोटल मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, और बटे में मोलर मास m0। वॉल्यूम 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 होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया, जैसे इसका पूरे का वॉल्यूम चाहिए तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन और लेंथ, तो एरिया इनटू में लेंथ इनटू में डेंसिटी और बटे में मोलर मास, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। चलो तो करो, एरिया कितना है? एरिया 10⁻⁻⁴। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ये रही एरिया, ये रही लेंथ, इनटू में डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी थी भाई? ये रही 10.5 ग्राम पर cc। इसे बदल लो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? 10⁻³ से, 10⁻³ से। तो 1.5 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में चेंज हो गया। सारी की सारी जो यूनिट लेनी होती है ना, SI यूनिट लो सारी। तो डेंसिटी को भी मैंने उसमें नहीं रखा, इसको मैंने लेंथ को देखो मीटर में रखा है 1, एरिया को भी मीटर स्क्वायर में रखा है, और डेंसिटी को भी kg पर मीटर क्यूब में रखा है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। चेक करो यही है क्या? अब m0 कितना दे रखा है? इसका एटॉमिक वेट 108। 108 ये ग्राम में होता है, 108 ग्राम। ग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाएगा, ये बन गया 10.5 और 10⁻³ ऊपर जाके 6 -4, तो 10⁻² बच गया ऊपर, और नीचे 108। चेक करो यही बचा कि नहीं?
सब आ गया इसमें, हाँ आ गया। ऊपर बन चुका है 10 की पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1050/108, ये आ गया बच्चों। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो ये कितना आया, सॉल्व करो जरा इसको। ये आ गया 1050 डिवाइडेड बाई 108, तो ये आ चुका है आपका 9.72 मोल्स। इतने मोल्स हमारे पास ये है सिल्वर। अब एक मोल में कितने एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं एक मोल में, तो कितने मोल हैं, इतने हैं। तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है n0, एक मोल में तो n0 एटम्स, तो n मोल्स में n के साथ कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9.72 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हो गई। इसकी कर दो भाई साहब आपस में मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 6.023 से, ये आ गया 58.5 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इतने सारों में कितने लोग इलेक्ट्रॉन आ गए, जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो 50 एटम, एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन, तो 50 एटम पे 50, तो जितने एटम आए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आ गया 58.5 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, यही हमारा बच्चों आंसर है, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलो इसके बाद बी पार्ट पे चलते, पहले इसको नोट करो फटाफट और फिर बी पार्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन का लेवल मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ाएंगे, शुरू से लेके 1 से लेके करीब करीब 20 तक आपके क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एक बेस देंगे, मतलब जो आपका बेसिक्स चेक करेंगे, जो आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है कंसेप्ट, तो उससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बनाए हैं मैंने, कंसेप्ट से रिलेटेड। आप लोगों का ये देखना है कि आपने कितना अच्छे तरीके से अपना बेसिक्स किया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन लगभग उसके हैं, फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं थोड़े से मुश्किल 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 होते होते 100 तक हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हो फिजिक्स में। ठीक है, वहां पहुंच जाते हैं धीरे धीरे। चलो खैर, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हट जाता हूँ एक बार। चलो ठीक है, हटा दो बस अब इसको। अब आते हैं बी पार्ट के सॉल्यूशन पे बच्चों। बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें कहा है एन एल्यूमिनियम वायर welded to copper wire in series, radius of both wires 2.4 mm and 2 mm respectively. ठीक है, if the current in composite wire is 2 ampere then find current density of each wire. देखो भाई, आपके पास दो वायर मौजूद हैं, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। ठीक है, दोनों सीरीज में हमने वेल्ड कर दी। ठीक है, एक की रेडियस दे रखी 2.4, दूसरे की 2, इसकी रेडियस है मान लीजिए 2.4 mm और इसकी रेडियस है मान लीजिए 2 mm, दोनों की रेडियस है हमारे। अब इसने कहा है करंट इन कंपोजिट वायर। अब सीरीज में तो करंट सेम जाता है, यहाँ अगर आई होगा तो यहाँ पे भी आई होगा, सीरीज में करंट जाता है बच्चों एकदम सेम। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 एम्पियर। ठीक है, फाइंड करंट डेंसिटी ऑफ ईच वायर, हर एक में करंट डेंसिटी बताओ, पहले वाली वायर में करंट डेंसिटी और दूसरी वाली वायर में करंट डेंसिटी।
एक बात बताओ, करंट डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? करंट डेंसिटी डिपेंड करती है भाई साहब करंट पे और एरिया पे, करंट डेंसिटी। अब जब इस वायर का एरिया, इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इस वायर का एरिया ज़्यादा होगा, और इस वाली वायर की रेडियस कम है, इसका एरिया कम होगा। इसका एरिया मान लेता हूँ मैं A1, इसका मान लेता हूँ A2। तो पहली वायर में करंट डेंसिटी J1 वो तो हो जाएगी करंट बटे में एरिया A1, और दूसरी वायर में करंट डेंसिटी J2 तो ये हो जाएगी आपकी करंट बटे एरिया A2। करंट कितना है सोचो, पहली वायर में 2 एम्पियर, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 2.4 mm, तो 2 बटे में पाई इंटू 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। mm को किस में चेंज कर लिया, मीटर, और उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 बटे में पाई की वैल्यू रख लो 3.14 इंटू में 2.4 इंटू 2.4 स्क्वायर है, 2 बार कर लिया, और 10⁻⁻6, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6। ये आ जाएगा सॉल्व करके 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4। ये आ रहा है सॉल्व करके भाई साहब 0.11 इंटू 10⁻, ये ऊपर पहुंच जाएगा 6, और यूनिट क्या बनती है इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज कर लिया हमने इसको। आपको पता है ना एरिया होता है रेडियस पाई आर स्क्वायर, रेडियस से आप एरिया निकालते, तो एरिया निकाल के हमने उससे डिवाइड कर दिया करंट को। बिल्कुल सिंपल। अब ऐसे ही सिंपली आप इसमें भी कर सकते हो। अब आप सिंपली इसमें भी कर सकते हो। इसमें आपको करना है दूसरी वायर में J2 निकालने के, तो J2 I बटे A2, I कितना है वही 2 एम्पियर, और अपॉन में A2, A2 की अगर बात करोगे तो A2 कितना है इसका एरिया, तो 2 mm, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ mm से मीटर में चेंज कर लिया उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा सॉल्व करके 2 बटे में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6। इससे डिवाइड करेंगे इसको, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 4। ये आ चुका है 0.16 के करीब, 0.16 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर इस। तो दोनों वायर के अंदर हमें करंट डेंसिटी पता चल गई। आसान करंट डेंसिटी डिपेंड करती है एरिया पे। जिस वायर का एरिया बढ़ गया जैसे इसका, तो उसकी करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। देखो कम हो गई 0.11। जिसका एरिया कम है उसकी करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, देखो 0.16। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया कम है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, J इक्वल्स टू करंट बटे एरिया। अब J जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। ये होना है। समझ आया बच्चों? एक मिनट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। 12 के ए पार्ट में क्या बोला है? A potential difference 5 volt is applied across a conductor of length 0.4 meter. If drift velocity of electrons is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second, calculate electron mobility. इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी फाइंड करनी है, कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है? एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, मैंने एक कंडक्टर बना लिया, उसमें रेजिस्टेंस बना लिया, और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट लगा हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हो कि इसके अक्रॉस
एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, 0.4 मीटर कंडक्टर की लेंथ। जो जो दिया है वो लिखते चले जाओ, सबसे पहले यही है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर करंट इधर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे घूम के, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी फाइंड करनी है। मोबिलिटी क्या होती है, बहुत आसान सा सवाल है। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है तो इसमें जो है मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वी डी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। ये होती है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो तो फिर करो सॉल्व इसको। वी डी की वैल्यू, वी डी दे रखा है, ई की वैल्यू है नहीं, ई नहीं है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। कंडक्टर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज लगी हुई है वो है 5 वोल्ट, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो है 0.4। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, यहाँ से इसको कट कर लो तो ये आ गया, काटने के बाद 2 से काटो 2, ये 5, 25/2, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के यहाँ रख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 25 अपॉन में 2, 2 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाओ, नीचे 10, 25 से 25 कट गया, और ऊपर बन गया 2, 0.2, 10 से इसको 2 को काट लो तो 0.2 बचेगा, 10⁻⁻⁴। ये म्यू की वैल्यू है। यूनिट क्या बनेगी इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इसे ऊपर ले जाओ, मीटर इंटू कूलम बटे न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आ गया। तो आसान बिल्कुल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैलकुलेट कर ली हमने मोबिलिटी बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो बच्चों इसको। हो गया, आसान है, अभी सब आसान चल रहा है। चलो हटाता हूँ। मुश्किल कब चलेगा सर, मुश्किल भी चलेगा भाई, इतना मुश्किल तो यार आता ही नहीं है, सब आसान आसान सा ही तो आता है। चलो पार्ट बी, 12th का पार्ट बी। देयर आर 2 वायर्स मेड by some material such that length of first wire is double the second and area of cross section is triple the second. Find the ratio of drift speed of 2 wires if they are connected in series and parallel. देखो जी 2 वायर्स हैं, चलो पहली वायर की इन्होंने क्या कहा, सेम मटेरियल से बनी है, ठीक है, तो दोनों वायर्स का रो तो सेम आएगा। इन्होंने कहा फर्स्ट वायर इज डबल द सेकेंड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल द सेकेंड, ठीक है। तो पहली वायर की जो लेंथ है वो डबल है और एरिया ट्रिपल है दूसरी वायर से, तो दूसरी वायर को ले लेता हूँ मैं, ये दूसरी वायर को ले लेता हूँ मैं, ये वाले, ये रही दूसरी वायर, इसकी लेंथ L है तो इसकी इससे डबल है, इसका एरिया A है तो इसका 3A है, ट्रिपल है एरिया, ऐसे दिया, देख लो पढ़ लो। देयर आर 2 वायर्स मेड बाय सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो रो दोनों का सेम है, सेम मटेरियल, सच एज लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज डबल द सेकंड, फर्स्ट वायर की लेंथ सेकंड से डबल है,
कर दी डबल, एंड एरिया इज द ट्रिपल द सेकंड, तो एरिया सेकंड से ट्रिपल है, कर दिया वो भी। अब ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है दोनों के वायर्स के, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड्स ऑफ टू वायर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहली वायर में जो ड्रिफ्ट स्पीड उसका रेशो, तो मान लो पहली वायर में ड्रिफ्ट स्पीड v1 होगी और दूसरी वायर में ड्रिफ्ट स्पीड v2 होगी। चलो ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इनकी कैलकुलेट करनी है। पहले तो वो सीरीज में कनेक्ट है तब करो, तो इनको दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। सीरीज में एक खास बात होती है, क्या? सीरीज में दोनों के अंदर का करंट सेम होता है, तो इसमें करंट आई, इसमें भी करंट आई, सीरीज में यही सेम होती है बात, दोनों वायर्स के अंदर का करंट सेम रहता है, तो वायर्स का करंट सेम है इसमें। चलो पहले में ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ड्रिफ्ट स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाना है हमको E इंटू कैपिटल E इंटू टो। भाई ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v1 इक्वल्स टू E कैपिटल E और बटे में इसके m इंटू टो। अब यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? वो हो रहा है, देखो E कांस्टेंट है, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, v2 E इंटू में कैपिटल E और बटे में m इंटू टो। यहाँ पे दोनों वायर में E की वैल्यू चेंज नहीं होगी, E की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, M में कोई चेंज नहीं, ये तो कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट ही होता है। टो भी कांस्टेंट है, टो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टो है कोलिजन का टाइम। अब दोनों वायर एक ही मटेरियल से बनी है तो टो भी सेम है। तो सीधी सी बात, एक काम करो, यहां से एक काम हो रहा है और वो है 1 मिनट। तो भाई माइक के जो है सेल वीक से हो गए थे, कभी आपको आवाज़ बढ़िया से ना आए तो चेंज कर लिया मैंने। चलो, तो बात चल रही थी कि दो वायर हैं सीरीज में लगी हुई हैं, दोनों के अंदर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहली वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे, दो पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और टो पे। ई और एम तो कांस्टेंट होते हैं, ई और एम तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मटेरियल सेम है तो टो भी सेम है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ होगा। रिलैक्सेशन टाइम होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर सेम हो रही है, ये तो सेम है, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही। तो पहली वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब करंट तो आई है इसके अंदर, करंट तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो इस पहली वायर में ना वोल्टेज मान लो v1, पहली वायर के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं v1 और दूसरी वायर के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं v2। ठीक है, अब सुनना जरा, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा? हाँ निकल आएगा, कैसे देखना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पहली वायर की वोल्टेज, पहली वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1, तो यहाँ पे E1 लगा दो V1 और यहाँ पे भी E2 लगा दो। तो पहली वायर में वोल्टेज हो गई V1 और बटे में उसकी लेंथ 2L। लो ये आ गया E1 पहली वायर के अंदर। भाई पता है ना ये फॉर्मूला आपको, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V है और उसकी लेंथ L है कंडक्टर की, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो होता है V बटे में L, ये होता है V बटे में L। तो इस हिसाब से हमने यहाँ से V बटे L की वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पहली वायर में। अब पहली वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के हम यहाँ रख देंगे तो V1 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E बटे में E इंटू टो बटे में M और इंटू E1 की जगह V1 बटे 2L। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो V2 सेम, दूसरी वायर के अंदर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो E इंटू टो बटे M इसके लिए भी सेम होगा,
और इस बार वोल्टेज होगी इसकी V2 और बटे में लेंथ इसकी L। ठीक है, क्या हम दोनों का, अच्छा सवाल है ये, क्या हम दोनों का रेशो निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल सर, V1 बटे V2, तो V1 तो हो गया E टो बटे M इंटू V1 बटे 2L, और बटे में E इंटू टो बटे में M और V2 बटे L, ये पूरा कट गया, L से L कट गया, ये आ चुका है V1 बटे V2 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका V1 बटे में 2V2, ये वैल्यू आ गई दोनों का रेशो। लेकिन वोल्टेज तो सर हमें पता नहीं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है? IR, तो V1 बटे में V2, अब दोनों के अंदर की वोल्टेज, पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? V बराबर IR, तो पहले वाले में करंट तो दोनों में सेम ही है, तो I इंटू R, तो I इंटू R1 और बटे में 2V2, V2 की जगह लिख सकते हैं उसके अंदर का करंट I इंटू में R2, I से I काट दो, तो ये आ गया R1 बटे 2R2। V1 बटे V2 दोनों के अंदर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई इलेक्ट्रॉन्स की, वो उनके रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर है, अपॉन में 2 भी है। चलो, पहले का रेजिस्टेंस रो L बाई ए, L कितना है? 2L अपॉन में एरिया 3A। दूसरे का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का R2, तो ये है 2 इंटू रो R2 के लिए L बटे ए, L कितना है? L ही है, और बटे में A कितना है? A ही है, A से A कट गया, L से L कट गया, रो से रो कट गया। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, बस 1:3। आंसर आ गया बच्चों 1:3। बड़ा अच्छा सवाल था। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैलकुलेशन, हो सकता है आपने कुछ और स्टेप लगा के कर दिया हो और छोटा हो गया हो, ठीक है। पहली बार में जो बात दिमाग में है उसके हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाओ, करते चले जाओ, बस अपने आप आ जाएगा आंसर। अब ये तो हो गया सीरीज में जब लगे हुए हैं, जब पैरेलल में लगे होंगे तब क्या होगा? पहले इसको नोट करो, कर लिया नोट? तो जब पैरेलल में लगे होंगे तब क्या होगा? अब करते हैं हम पैरेलल की कहानी शुरू। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। सीरीज में सेम रहता है करंट। तो यहां से पैरेलल के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, इस बार वही दो वायर जो हैं उनको लगा देते हैं पैरेलल में। लेंथ इसकी L तो इसकी 2L, इसका एरिया A तो इसका 2A, नहीं 3A, और दोनों लगा दी हमने पैरेलल, और वोल्टेज दे दी इनको V। अब वोल्टेज अगर V दोगे, तो दोनों के पास वोल्टेज सेम जाएगी, इसके पास भी वोल्टेज V जाएगी और इसके पास भी वोल्टेज V जाएगी, दोनों के पास सेम जाएगी। अब वोल्टेज से आप क्या निकाल सकते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अंदर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं V1 और इसकी V2। लगाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, V1 E कैपिटल E बाई M इंटू में टो। अब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? तो E1 चेंज हो रहा है बस, बाकी सब कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है। ऐसे ही V2 दूसरे वाले में, तो E कैपिटल E2 बाई M इंटू टो, कर दो दोनों का रेशो, V1 बटे V2 सब कट जाएगा, E से E, M से M, टो से टो, ये आ जाएगा E1 बटे E2। अब E1 कितना है? पहली वाली में इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज, पहली वायर की वोल्टेज कितनी है? V, और अपॉन में लेंथ कितनी है इसकी? 2L, बटे में E2 तो वोल्टेज V, और बटे में इसकी लेंथ है L, L से L कट गया, V से V कट गया, आंसर आ गया 1:2, 1/2 मतलब 1:2। ये बहुत आसान था, ये और भी आसान था मेरे बच्चों। इसमें आपको रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि वोल्टेज निकालने के लिए हमें करंट का हेल्प लेना पड़ रहा था, ठीक है ना।
तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे रोकते हैं जरा यहीं। मुझे ना क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं हर बार, इसमें मैं रोक देता हूँ, आपका टाइम क्यों खराब करूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं शुरुआत। क्या कहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, ये ए और बी पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे भी है ए और बी, ये थोड़ा सा प्रिंट में रह गए, यहाँ ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच में यहाँ पे भी ए है और ये बी है। तो ए और बी के बीच में आपको कैलकुलेशन करनी है, इनका टोटल रेजिस्टेंस बताना है, नेट रेजिस्टेंस। एक बॉडी है आपके सामने, इसका रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में पहली बॉडी का रेजिस्टेंस ए और बी के अबाउट, तो आर ए बी लिख देता हूँ मैं इसको, रो एल बाई ए। रो रो तो रो ही दे रखा है, रो को तो रो ही रहने दो। एल इसकी लेंथ। अब देखो आपको ये देखना है कि करंट किधर से किधर जा। आप ए और बी के अबाउट निकाल रहे हो, तो इसका मतलब बैटरी लगेगी ए और बी पे, बैटरी लगेगी ए से ए और बी के बीच में ऐसे, तो करंट ऐसे चलेगा। और जब करंट ऐसे चलेगा, तो जब करंट चलता है जिस लाइन में, करंट हमेशा लेंथ के अलोंग चलता है, तो एल तो लेनी है आपको लेंथ। ये करंट ऐसे जा रहा है ना, देखो यहाँ से निकला करंट, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में चलता है कंडक्टर में, वो होती है लेंथ। तो इसकी लेंथ हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है एल, तो यहाँ पे एल रख दो, बटे में एरिया ए, ये वाला एरिया हो गया। करंट जिस एरिया के पैरेलल चलता है, वो सॉरी परपेंडिकुलर निकल, जैसे एरिया ये है, करंट ऐसे जाएगा हमेशा, तो ये एरिया, इस फॉर्मूले में जो एरिया होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ये कितना दे रखा है आपको, आर रेडियस दे रखी है, तो इसकी वैल्यू रख दो पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस का आ गया आंसर, सिंपल। सेकंड वाला करो। सेकंड सेकंड में देखो, तो सेकंड में बैटरी ऐसे लगी होगी ए और बी के बीच में, इधर रहे वायर, करंट ऐसे जा रहा होगा इस तरह से, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जब चलता है, तो वो तो जिस डायरेक्शन में करंट चलता है वो तो होती है लेंथ, तो लेंथ तो काम करेगी यहाँ पे ए। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये लेंथ है, तो मतलब ये ए लेंथ है। और करंट जब चलता है, तो यहाँ से सामने से जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कितना होगा? अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? तो ये साइड है इसकी बी और ये साइड है इसकी सी, तो बी इंटू सी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आर सेकंड वाले में ए और बी के बीच में, रो तो रो है, एल लेंथ हो गई ए, यहां से यहां तक की जो लेंथ। अब देखो जब करंट ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो कंडक्टर की लेंथ है वो यहां पे रखनी होती है एल फॉर्मूले में, तो वो कितनी है यहां से यहां तक ए। और जब करंट चलता है, तो सामने से जो एरिया दिखाई देता है करंट के चलने पर, करंट जिस एरिया में जाके ऐसे घुसता है, ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये है सर ये वाला एरिया ये। और ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बी इंटू सी, तो बी इंटू में सी, आंसर आ गया रो ए बटे बी सी। चलो तीसरे नंबर वाले पे आ जाओ, आर ए बी, इस बार भी आर ए बी, ये क्या है? तो मटेरियल रो, तो रो है, लेंथ, अब देखो ए और बी ये हैं, तो करंट ऐसे चल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ से निकल रहा है इस तरह से, करंट की डायरेक्शन लेंथ, तो लेंथ हो गई है यहाँ से यहाँ तक। और ये लेंथ कितनी दे रखी, दे नहीं रखी, चलो मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख के दी थी, शायद वो बनाना भूल गए। तो लेंथ हो गई यहाँ से एल, तो एल हो गई भाई साहब ये एल, और बटे में एरिया। अब एरिया देखो, ये ना एक ऐसा सिलेंडर है होलो, बीच में से खाली है, ये खाली जगह है ये, तो करंट इसमें नहीं जा रहा होगा, करंट जहाँ जहाँ यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, जहाँ जहाँ मैटर है वहीं पे चलेगा। तो अगर सामने से देखोगे एरिया क्या है, तो ये एरिया होगा इसका, ये एरिया होगा, ये एरिया, ये एरिया।
अब ये एरिया कैसे निकालोगे? सामने से देखने पर पूरा सर्कुलर एरिया है, कितना, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? ए, और उसमें से ये छोटे वाली रेडियस कितनी है? बी। तो सामने से देखने पर अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे सामने से चल रही है, सामने से देखो ऐसे, ऐसे सर्कुलर एरिया है, बीच में से खाली है ये बीच, ऐसे। तो आप ये तो देखो, जैसे ये हो गया आपके पास ये एरिया, और ये बीच में से खाली, तो सिर्फ मुझे ये एरिया चाहिए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का काम तो ये कर रहा ना, यहाँ ये क्रॉस सेक्शन एरिया का काम कर रहा। तो ये रेडियस अंदर वाली बी और बाहर वाली रेडियस ए, तो ये जो एरिया बचा, पूरा बाहर का एरिया, पूरा एरिया पाई ए स्क्वायर, उसमें से बीच वाला माइनस कर दो जो खाली है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस कर दो, तो जो बचा वो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वही रखना है यहाँ से। तो हमें यहाँ पे रखना है पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व कर लो तो आंसर आ गया रो एल बटे में पाई को ले लो कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस जी, ये हो गया तीनों जो आपके पास फिगर दी हुई थी, तीनों फिगर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, ए और बी के अबाउट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया है? अभी तो एक सवाल और हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है, क्या कहा है, समझते हैं। लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर इज यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड अप टू डबल लेंथ। एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, इसको खींचकर बढ़ा दिया जाता है, ऐसे खींचकर यूनिफॉर्मली एक्सटेंड कर दी जाती है। जब आप किसी वायर को खींचते हैं ना और उसकी लेंथ को डबल करते हैं, तो याद रखना उसका एरिया कम हो जाता है। इसकी लेंथ बढ़ा के 12 कर दिया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर नॉट। एक बात सुनो, जब भी आपके पास वायर होगी मोटी सी, खींच दो, वायर ना पतली हो जाएगी, जैसे लेंथ बढ़ जाएगी पर उसका एरिया घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सब लेंथ बढ़ी है, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है ना वायर का, जो पहले था, मटेरियल तो उतना ही है ना। अब जब लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया में वो कम होती चली, पतली होती चली जाएगी। तो पहला एरिया अगर ए है तो अब एरिया हो जाएगा ए डैश, लेंथ हो गई 12। तो अब इसका नया रेजिस्टेंस आर निकालना है, निकाल देंगे। पहले पुराने रेजिस्टेंस को निकाल लो, आर नॉट को, तो वो होता है रो एल बटे ए। रो क्या है इसका, ये है रो क्या है, ये है इसकी रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। वो आप उसे बढ़ा लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, रो नहीं बदलता, वो तो मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो रो तो चेंज नहीं होगा। आप इसे खींच के बड़ा कर लो, रो चेंज नहीं होगा। अब इसका नया रेजिस्टेंस आर। अच्छा एक चीज और चेंज नहीं हुई, वॉल्यूम। जितना मटेरियल इसके पास है वही मटेरियल को तो आपने खींच के बड़ा किया है, मटेरियल बढ़ाया तो नहीं। तो जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अब है। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। जो कि पहले वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में लेंथ, एरिया ए और लेंथ एल। अब फाइनल वॉल्यूम, अब नया एरिया ए डैश और इनटू लेंथ हो गई 2l, लेंथ हो गई डबल, नया एरिया निकल जाएगा इससे, एल से एल काट दो, ए डैश की वैल्यू आ गई a/2। लो जी ये आ गई वैल्यू, ए डैश की वैल्यू आ गई a/2। चलो नया एरिया पता चल चुका है, पुराना एरिया हमको पता था, उससे हमने उसका पुराना रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब नया रेजिस्टेंस है आर, फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। याद रखो रेजिस्टिविटी आप उसको खींच दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रो चेंज नहीं होता, लेकिन आर चेंज होता है। आर होता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, उसके एरिया पे। तो भाई साहब आपने लेंथ बदल दी, एरिया बदल दिया, तो रेजिस्टेंस बदले।
तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो नया रेजिस्टेंस, रो तो वही का वही है, एल लेंथ 2L, एरिया नया, नया एरिया क्या है यहाँ पे ए डैश की वैल्यू A/2। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 को ले लो बाहर, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, R0। तो आंसर आ गया 4R0, डेट इज R। नया रेजिस्टेंस पहले से क्या होता है, पहले से क्या हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है। पहले R0 था रेजिस्टेंस, अब 4R0 है, तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। एक चीज याद रखो, एक ट्रिक याद रखो, ट्रिक ये है कि अगर आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ L है, आपने खींचकर उसकी लेंथ N टाइम्स कर दी, NL कर दी, तो याद रखो उसका रेजिस्टेंस पूरा पहला R0 है, तो अब नया जो रेजिस्टेंस होगा उसका वो आप निकाल सकते हो। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, N² R0, मतलब जो उसका नया रेजिस्टेंस होगा पहले रेजिस्टेंस का N² टाइम्स होगा बच्चों, N² टाइम्स होगा। और है भी देखो यहाँ हुआ है, आपने इसकी लेंथ को डबल किया है, तो इसका नया रेजिस्टेंस, अगर आप ये ट्रिक लगाना चाहते हो तो R न्यू क्या होगा, आपने डबल किया है तो 2 का स्क्वायर और इनटू में पहला रेजिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला बताया मैंने, यही तो ट्रिक बताई। तो आंसर आ गया 4R0। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आया और आपने इस सेशन में एंजॉय किया। धीरे धीरे करते रहिए, प्रैक्टिस आपको इतनी करा देंगे कि पेपर में जाके भी ऐसा ही लगेगा जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये मेरा कहने की ड्यूटी है और आपकी करने की ड्यूटी है, तो प्लीज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे तो मज़ा रहेगा, मज़ा रहेगा, मतलब सिलेक्शन भी होगा और साथ में मज़ा भी आएगा, ठीक। तो कल मिलते हैं बच्चों नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो ज़रूर, ठीक है। चलो बच्चों कल मिलेंगे।